हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको सेट नंबर 5 यूपी बोर्ड 10वीं का अनसॉल्व 2024 में आया हुआ प्रश्न पत्र लगवाएंगे। तो उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। पिछले 3-4 सेट आपने देख लिए होंगे। जिस भाई बहन ने ना देखे हों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी गई है, उनको पहले देख लीजिए, फिर आपको आगे और भी मज़ा आएगा पढ़ने में। तो आइए चलिए सेट नंबर 5 में देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। खंडा में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो 20 नंबर के होंगे और 20 ही प्रश्न होंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। 26,156 का लासा 156 है, तो मासा का मान होगा। ये देखो पिछले सेट में बिल्कुल सेम टू सेम, केवल संख्याएं चेंज हैं और डिक्टो टू एकदम बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या। तो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और लासा दिया गया है 156, तो मासा निकालना है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या क्या होता है? लासा गुणा मासा। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। इसको हल करेंगे तो पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 156, लासा है 156, मासा पूछा गया है, मासा पूछा गया है। 156 से 156 कट जाएंगे तो मासा आ जाएगा हमारा निकल के 26। ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें केवल एक से भाग जाए। अब देखो इसमें इनमें कौन सा जोड़ा ऐसा है जिसमें केवल एक से भाग जा रहा हो। तो 14 इसमें देखो 7 से भाग जा चला जाएगा, इसमें भी 7 से भाग चला जाएगा। 18 25 देखो इसमें 6 3 18 और इसमें 6 से जा नहीं रहा है। 3 6 18 इससे भी नहीं जा रहा है। और इसमें देखें 21 तियाँ, इसमें देखो 31 एकम 31, 21 31 तियाँ 93, इसमें भी जा रहा है। और 32 इसमें 2 से चला ही जाएगा, 2 से 32 में भी जाएगा, 262 में भी जाएगा। इसमें देखो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है एक के अलावा दोनों से विभाजित हो जाए, तो यही हमारी सहअभाज्य संख्या हो जाएगी, को प्राइम नंबर्स। तो अब विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3। बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी होगी। तो बीच की दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर अंडर रूट x - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। तो दूरी निकाल लेंगे यहाँ से। x1 ये है 5, 5x2 -12, तो यहाँ पे प्लस हो जाएंगे का वर्ग, प्लस y1 0 है और y2 भी 0 है, तो यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं। 5 12 को जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 17 का वर्ग अंडर रूट में, वर्ग से अंडर रूट ये वाला हट जाएगा तो केवल बचेगा 17। तो विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। उत्तर हमारा विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। वह छोटी सी छोटी संख्या जिसको 35 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल प्राप्त हो। तो इनका सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? एलसीएम। एलसीएम निकाल लेंगे, उसके बाद सभी का जो एलसीएम आएगा उसमें हम 7 जोड़ देंगे तो हमारी वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर उसमें हम चाहे 35 से भाग लगाएं चाहे हम 56 से भाग लगाएं तो हमें लास्ट में कितना शेष मिलेगा? 7। तो पहले एलसीएम निकाल लें तीनों का, 35 56 और 91। सबसे पहले 2 से इसमें देखो भाग चला जाएगा, 35 को ऐसे ही लिखेंगे, 56 28 दूनी 56 होता है, और 91 को ऐसा ही लिखा रहने देंगे। अब इसमें 2 से फिर भाग चला जाएगा, 35 28 को लिख सकते हैं 14 और 91 को ऐसा ही, फिर 2 से भाग चला जाएगा, 7 35 91। अब यहाँ पर
5 से भाग चला जाएगा, 5 सत्तो 35, 7 और 91 को ऐसा ही लिख देंगे। अब 5 से जाएगा नहीं, अब 7 से भाग जाएगा, 7 एकम 7 और 7 एकम 7 और 7 एकम 7 और 7 तियो 21, 13। अब 13 से जाएगा, नीचे 1 1 1 बचेगा। इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, और जो एलसीएम आएगा उसमें 7 से जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे, इन सब का गुणा करेंगे तो लासा बराबर 2 गुणा 2, 1 2 3 बार 2 है, 5 एक बार 7 और 13, इन सब का गुणा करेंगे, दो ये तो 8 हो जाएंगे, 8 पंच 40 हो जाएंगे, और 40 और 13 7 91, 40 और 91 का गुणा करेंगे तो एक तो 0 हो जाएगा, 4 का 91 में करेंगे, 4 एकम 4 और 4 ने 36, 36 40, तो लासा 4 है। अब तो इसमें लासा में कितना जोड़ देंगे, 7, तो 36 40 प्लस 7 बराबर 36 47, विकल्प नंबर 36 47 सी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी 36 47। इस प्रश्न का उत्तर होगा 36 47। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। 8 के प्रथम मतलब 8 का पहाड़ा 15 तक पढ़ो तो उसका गुणनफल क्या होगा। जैसे अब मान लो 1 का पहाड़ा 15 तक पढ़ें तो उसका योगफल क्या होगा, 1 2 3, तो इसका होता है n प्लस n माइनस 1/2। भाई एक सा हो, जैसे 1 2 3 4, इसका मतलब 15 पदों तक 20 पदों तक, तो n का मान जैसे 15 तक पूछा जाए तो n का मान 15 रख देंगे। n गुणा n माइनस 1 इंटू n प्लस n वो ब्रैकेट में n प्लस 1/2, ये होता है सूत्र, ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पे 8 के गुणजों का, तो इसका सूत्र हो जाएगा Sn बराबर k इंटू n प्लस 1/2। तो हमें कितने 15 पदों का योगफल चाहिए, 15, और k का मान जो जिसके गुणज पूछे जाएं तो वो हो जाएगा 8, और n कितने का पूछा गया, 15, और 15 प्लस 16, 15 प्लस 1 और 15 1 और हो जाएंगे 16। ये वही ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं, हाँ। 15 गुणा 16 बटे 2, 2 से ये कट जाएगा, 2 8 16, 8 8 64, 8 8 8 8 का गुणा 64 हो जाएगा, 15 15 चौकू 60, 6 15 छिक्का 90 और 96 960। तो 960 किस विकल्प में दिया गया, ए, विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाए। यहाँ पे ध्यान रखना n इंटू n प्लस 1/2 होता है। जैसे कोई सीरीज में नंबर दिया होगा 1 2 3 4 ऐसे सीरीज में दिया गया है, जैसे मान लो पूछते कि 50 तक, 1 से लेकर 50 तक संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम इस प्रकार से निकालेंगे n प्लस 1/2। तो जैसे 50 तक दिया गया है तो 50 n प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाए 51 बटे 2, 50 ये कट जाएगा, 25 25 एकम 25 कि 5 और 2 25 पंचे 125, 125 और 2 127, इतना आंसर हो जाएगा। मतलब 50 तक संख्याओं का योग 1275। लेकिन इस वाले प्रश्न का हमारा आंसर है 960। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2, तो p का मान ज्ञात करिए। मतलब एक मूल दिया गया है तो इसको हम x बराबर 2 लिख लेंगे, x बराबर -2। अब सूत्र इसमें समीकरण में लगा देंगे, तो अब समीकरण में -2 लगाएंगे, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 माइनस p बराबर 0, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पर भी 4 हो जाएगा माइनस का, माइनस p बराबर 0, 4 से ये 4 कट जाएंगे, तो p का माइनस का है, माइनस उधर ले जाएंगे 0, तो p बराबर 0। तो p का मान आएगा 0, तो विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7वां। एक्स अक्ष पर स्थित एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5 कॉमा -2 तथा -3 कॉमा 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। मतलब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित बिंदु के निर्देशांक पूछे गए हैं। तो मान लो निर्देशांक पहले ये हम देख लेते हैं कहाँ पर होंगे। 5 कॉमा -2 किस वाले कॉलम में होंगे? 5 कॉमा मतलब 5 तो एक्स इधर होगा, 5 तो इधर होगा, -2 मतलब बाई माइनस में है तो बाई नीचे होगा। तो यहाँ पर ये कहीं बिंदु होगा 5 कॉमा, ये यहाँ पर कहीं होगा 5 कॉमा -2, 1 2 मान लेंगे, यहाँ पर 5 मान लेंगे, ठीक है। 5 कॉमा -2 माइनस है ये, ठीक है। और दूसरा वाला बिंदु कहाँ पे होगा? -3 कॉमा 2, -3 यानी कि -x माइनस में तो माइनस इधर होगा, तो यहाँ कहीं होगा बिंदु हमारा -3 कॉमा 2। ये बाई प्लस में है तो बाई ऊपर होगा। कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित इस यहाँ पर कहीं पे बिंदु होगा, वो स्थित बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए समदूरस्थ, मतलब दोनों से समान दूरी पर हो, दोनों से समान दूरी पर हो, यानी कि ये इसका रेशियो भी 1 होना चाहिए, इसका भी 1 होना चाहिए अनुपात। तो इस तरह की दूरी निकालने के लिए एक सीधा सीधा हमारा फार्मूला आता है। जब 1:1 में होता है तो x1 + x2/2 कर देते हैं। जब रेशियो ज़्यादा कम ज़्यादा होता है, जब रेशियो दिया होता है 1:2 या 1:3, तब हम m1 और m2 इनको मान लेते हैं, तब वो वाला फार्मूला लगाते हैं। तो अब जब रेशियो बराबर ही दिया गया, मतलब 1:1 मतलब बराबर दूरी में, समदूरस्थ कह रहा है ना, तो बराबर दूरी में, तो 1:1 में करना है। तो इसका सीधा सीधा फार्मूला होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र लगा देंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 क्या मान लें? -3, x2 5 है /2, y1 है 2 और y2 है -2/2, -3 और यहाँ पे हो जाएगा 2, प्लस का 2 बचेगा, सही है। और ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो 0 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1,0। तो हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 1,0। तो जब x का मान कितना है 1, तो यहाँ कहीं पे बिंदु होगा हमारा 1 और y पे कुछ है नहीं, तो ये x अक्ष पे ही स्थित होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाए 1,0। विकल्प नंबर देखिए कौन सा है, मिलाइए भाई, 1,0। विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। समीकरण 2x² - 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो देखो, मूलों की प्रकृति तो हमें विविक्त कर निकालना होगा, तो विविक्त कर, इसका विविक्त कर निकालेंगे d = b² - 4ac। मूलों की प्रकृति d के हिसाब से निकाली जाती है। जब d बराबर क्या होता है? जब d बराबर 0 होता है तो मूल हमारे बराबर होते हैं और वास्तविक होते हैं, और जब d बराबर प्लस का निकलता है, कोई भी अंक हो सकता है, जब d बराबर प्लस का निकलता है तो मूल अलग अलग होते हैं और वास्तविक होते हैं। जब d बराबर माइनस में होता है, जब d बराबर किस में होता है? माइनस में, तो मूल अवास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं? मूल अवास्तविक होते हैं। अवास्तविक होते हैं यानी कि काल्पनिक होते हैं। तो पहले अब देखो यहाँ पे निकालते हैं।
बी का मान है इसमें -5, -5, -4, ए का मान है 2 और सी का मान है 4। -5 का वर्ग होगा 25, -4 चौकू 16 और 16 दूनी 32। घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 7। देखो माइनस में आया तो मूल अवास्तविक होंगे यानी कि काल्पनिक होंगे, तो काल्पनिक वाला किस में दिया गया है? बी में। तो विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे यदि इनकी संगत कोण बराबर हो। ये भी सही बात है भाई। जो त्रिभुज समरूप होते हैं इनके जैसे कोई दो त्रिभुज हैं और समरूप हैं, तो भाई समरूप त्रिभुज के सभी कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? इसके ये बराबर होगा, इसके ये बराबर होगा और तीसरे वाले के तीसरा वाला बराबर होगा। तो ये तो सही बात है। यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपात में हो, तो भाई समरूप त्रिभुज की भुजाएं भी समानुपात में होती हैं। इसके ये समानुपात में होती है, इसकी ये सामने वाले कोणों की, ठीक है। तो समानुपात में ये भी बात सही है। तो अब टिक कौन सा लगाएं? अगला विकल्प पढ़िए। विकल्प में लिखा है ए और बी दोनों सही है, तो यही हम लगा देंगे। इनमें से कोई नहीं है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है भाई प्रश्न में। तो विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। मतलब ये वाली बात और ये वाली बात दोनों बातें सही हैं, तो हम विकल्प सी चुनेंगे। उसमें जो ये लिखा है कि ए और बी दोनों सही हैं, तो यही हमारा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10वां। चित्र ओडीसी में चित्र में त्रिभुज ओडीसी में और समरूप है ओ बी ए के चित्र। ये दोनों त्रिभुज कहने का मतलब समरूप है, ये कह रहा है। यदि कोण BOC बराबर 125, मतलब ये वाला कोण कितना है? BOC बराबर 125, ये वाला 125 है। तो कोण CDO 70 है, ये वाला 70 दिया गया है। तो कोण OAB का मान होगा, कोण AOB, इस वाले कोण का मान पूछा गया है। यही पूछा गया ना, AOB का मान, नहीं गलत, OAB का मान पूछा गया है। इस वाले कोण का मान पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए चित्र में, इसको हल करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये देखो ये वाला 70 है। जब ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? ये समरूप हैं, तो ये वाली भुजा और इसके कैसी होगी? समांतर होगी। और समांतर मतलब समांतर रेखाओं में जो कोई रेखा काटती है तो उसका जो है एकांतर कोण कैसा होता है? जब ये 70 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये भी 70 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब ये वाला कोण 125 है, ये सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा पर मतलब जो कोण होता है वो कितना होता है? 180 का। जब ये है 125 तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये वाला भाई 55 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 55। अब जब ये 55 है, ये 70 है, तो ये कितना बचेगा भाई? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 में से 70 और 55 को घटा देंगे। 70 और 55 को घटाएंगे, 70 घटाएंगे तो 110 बचेगा। जब 55 को घटाएंगे तो 55 ही बचेगा। तो हमारा विकल्प नंबर ए का मान हो जाएगा 55। तो विकल्प नंबर देखिए कहाँ पे है? 55 ए। तो विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11वां। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और जो थीटा का मान है वो 0 से बड़ा है और 0 के बराबर भी हो सकता है, ये कह रहा है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो थीटा का मान होगा। तो साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा 0 रखेंगे तो होगा नहीं, तो यहाँ पे 45 मान रख देंगे। 45 दोनों कंडीशनों में बराबर होता है, मतलब कॉस में भी और साइन में भी। साइन थीटा का 45 का मान बराबर होता है, तो थीटा बराबर हो जाएगा 45।
वही जीरो रखेंगे तो साइन जीरो का तो मान जीरो होता है, लेकिन इसका मान जीरो नहीं होता है, कॉस जीरो का मान। ठीक है, तो हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, साइन 45 बटे कॉस 75 का मान होगा। अब इसमें देखिए इन दोनों कोणों का योग कितना निकल रहा है, 90 डिग्री, और ऊपर साइन है नीचे कॉस है। ऐसी कंडीशन दी हुई है, ऊपर साइन हो नीचे कॉस हो, भले ही साइन स्क्वायर हो और नीचे कॉस स्क्वायर हो, और ऊपर दिया गया हो 45 नीचे दिया गया 75, तो इसमें डायरेक्ट आंख बंद करके हम एक पे आंसर कर देंगे। अब इसका देख भी लेते हैं कैसे करेंगे। तो देखो साइन 45 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 75 बटे कॉस 75। अब एक सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, एक सूत्र होता है। तो यहाँ पे 90 है, ये वाला थीटा मान लेंगे, और तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 75 डिग्री, नीचे भी कॉस 75, काट देंगे बस। इतना जब विकल्प में दिया गया तो आपको इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए 15 है, 75 है, या फिर कुछ भी हो, जैसे 45 हो, ऊपर भी 45 हो, तो कट जाएगा सीधा सीधा साइन और कॉस से, तो मान बन हो जाएगा बस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12वां 13वां, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा। अभी आपने किया था थीटा का मान बराबर किस में होता है, 45 में। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो 0 जब ही होगा जब हम थीटा का मान क्या रखेंगे, 45। थीटा का मान जब यहाँ पे 1/√2 लिखेंगे, और यहाँ पे भी जब थीटा का मान 1/√2 होगा, तो इससे ये कट जाएगा, और कट जाएगा तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो थीटा का मान 45 हो गया। अब इसका मान निकाल लेंगे साइन स्क्वायर, तो थीटा का मान 45 हो गया, तो साइन स्क्वायर 4 है, साइन का वर्ग 4, वो साइन का 4 बार। ठीक है, तो यहाँ पे 45 4 बार गुणा करेंगे साइन का। ठीक है, और कॉस का 4 बार 45। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 45 का मान होता है 1/√2 वर्ग प्लस इसका भी वही होता है, अभी तो बताया, और वर्ग नहीं, वही 4 बार करना है गुणा। अब इसका जब 2 बार करेंगे तो अंडर रूट ये हट जाएगा, और एक और 2 बार करेंगे तो भी अंडर रूट हट जाएगा। मतलब 4 बार करेंगे, 2 से 2 हट जाएगा, 2 से 2 हट जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 4, 2 से 2 का गुणा हो जाएगा। मान लो भाई इसको 4 बार लिखा जाएगा, जब 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2। ठीक है, इस पर बचे हुए 2 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर, यहाँ भी 4 हो जाएगा, नीचे 4 4 है तो ऊपर हो जाएगा 2, और नीचे बचेगा 4, 2 एकम 2, तो 1/2। विकल्प नंबर बी, मतलब उत्तर हमारा हो जाएगा 1/2। विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14वां, sec a प्लस tan a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए का मान होगा। तो इसको हम इसको कॉस और साइन बटे कॉस में बदल देंगे इस वाले को। ठीक है, मतलब इसको साइन कॉस में सभी को बदल देंगे, ये तो साइन में पहले से ही है। इसको लिख सकते हैं सेक ए का उल्टा होता है कॉस ए, इसको लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए, नीचे कॉस है तो ऊपर वाला हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे वही रहेगा, कुछ करना ही नहीं है, नीचे हर समान है भाई, 1 माइनस साइन ए। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंडेड रूप है, तो इसको शॉर्ट में लिख देंगे, 1 का वर्ग होता है 1, और माइनस साइन स्क्वायर है बटे कॉस है।
1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है। व्हाट ए कॉस है, एक कॉस से एक कट जाएगा तो बचेगा केवल एक कॉस है। तो हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनवन कोणों की माप होगी। चित्र में बिंदु O का अवनवन कोणों की माप पूछी गई है इस बिंदु से इस बिंदु से। तो एक हम यहाँ पे नीचे वाली की समांतर, इसके समांतर रेखा खींच लेंगे, ठीक है। तो अवनवन कोणों की माप पूछी गई A से O की, ठीक है। A से O की क्या हो जाएगी भाई, ये वाला पूरा कितना है 45 का, तो ये इस समांतर रेखा के मतलब एक तिरछी रेखा खींचते हैं उसका एकांतर कोण है ये 45, ठीक है, ये 45 हो जाएगा। अब जब ये वाला 60 है और तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये भाई लंब जैसा है, लंब जैसा क्या है, ठीक है। तो ये 60 है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 90 में से 60 घटाएंगे 30, तो 45 और 30 विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 और tan A बराबर 1/√3 हैं, तो sin A गुणा cos B प्लस cos A गुणा sin B का मान ज्ञात करें। कोई त्रिभुज है उसमें कोण C 90 डिग्री है, यानी कि ABC बनाएंगे तो उसमें जो तीसरा कोण यानी कि ये आएगा वो कितना है 90 डिग्री ABC। अब त्रिभुज बना लेते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ABC 90 डिग्री है और tan A बराबर है 1/√3। tan A दिया गया है 1/√3, तो 1/√3 tan में किसका मान होता है tan 30 का। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। A बराबर क्या हो जाएगा 30, तो A बराबर हो जाएगा 30। जब ये वाला 90 है ये 30 है तो 90 और 30 होते हैं 120 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180। तो 120 में 180 हटाएंगे तो ये बचा हुआ हमारा हो जाएगा 60। अब इसमें हम ये तीनों कोण हमें मालूम हो गए, अब इसमें हम वैल्यू लगा देंगे। तो यहाँ से वैल्यू लगाएंगे तो साइन A, तो साइन A का मान है 30, B का मान है 60 प्लस कॉस A का मान है 30 और साइन B का मान है 60। इसका सबका मान रख देंगे। साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2, कॉस 30 का मान होता है 1/√3/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर भी नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर √3 का गुणा हो जाएगा 3। नीचे हर समान है तो कुछ करना नहीं, ऊपर वाले को जोड़ देना है, 4 से 4 कट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा हमारा 1। विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक घड़ी की मिनट की सुई r सेंटीमीटर लंबी है। 1 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाए गए कोण का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का मतलब 1 मिनट में घड़ी की जो मिनट की सुई होती है वो कितना बनाती है, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है, बनाया गया कोण कितना होता है, यानी कि थीटा बराबर कितना होता है 6 डिग्री। कैसे होता है, मान लो ये हमारी कोई घड़ी है, ठीक है,
ये मान लो मिनट की सुई है। पहले देखो यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पे 6 बजते हैं, यहाँ पे 3 बजते हैं, यहाँ पे 1 बजता है, यहाँ पे 2 बजते हैं, यहाँ पे 3 बजते हैं, यहाँ पे 12 होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है। पूरा कोण हमारा कितना होता है, पूरे गोले का कोण होता है, मतलब यहाँ से चलो यहाँ से 360 हो जाता है, 360। अब 1 घंटे मतलब यहाँ से 1 बजे तक कितना कोण होगा पूरा, तो 12 भागों में 360 को विभाजित कर दो, 12 तियाँ 36, 30। मतलब यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये ऐसे रेखा खींची तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30। अब इसके 1 घंटे के बीच कितने मिनट के कॉलम होते हैं, 5। 1 घंटे के मतलब यहाँ से 1 से यहाँ तक 5 ही मिनट के कॉलम तो होते हैं। तो अब 30 में 5 से भाग दे देंगे, 5 छिक्का 30। तो इस प्रकार 1 मिनट के बीच की दूरी का जो कोण होता है वो 6 डिग्री होता है। तो हमें थीटा बराबर मालूम हो गया 6 डिग्री। अब देखो पाई, अब त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। तो इसे देखो पाई का मान लगाना नहीं है, आर दी गई है, कितनी, आर बराबर तो आर दी गई है। ठीक है। मिनट की सुई की लंबाई, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पाई का मान देखो उत्तर में दिया ही गया, तो पाई का मान लगाना नहीं है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। थीटा का मान है 6। पाई आर स्क्वायर बटे 60 मतलब 60 और सेंटीमीटर स्क्वायर 60 डिग्री ये कोण होता है। तो विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। कोई अर्धगोला है ये, इसका व्यास है 1/2, तो त्रिज्या कितनी होती है व्यास की, आधी। आर बराबर होता है d/2 और d का मान दिया गया है 1/2 और गुणा में 2, तो बराबर हो जाएगी 1/4 सेंटीमीटर। तो r बराबर हो जाएगी 1/4 सेंटीमीटर। पाई का मान रखना नहीं, पाई तो आंसर में दिया ही गया है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अर्धगोले का थ्री पाई आर स्क्वायर, 3 गुणा पाई, आर का मान लगा देंगे 1/4 का वर्ग, 3 पाई 4 चौकू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 पाई/16, 3 पाई/16। तो यही हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 हैं। बंटन के लिए बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुलक, माध्यक और माध्य में क्या संबंध होता है, तो मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था। बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3-2। क्या होता है, 3-2। 3 में से 2 घटाया जा सकता है, इसलिए 3-2। अब आगे देखिए, अभी 3 तो 3 अक्षर वाला होता है हमारा माध्यक और 2 अक्षर वाला होता है हमारा माध्य, उनका गुणा हो जाता है इसमें दोनों में। तो इसमें दिया क्या किया गया है, माध्य और माध्यक, मतलब ये माध्य दिया गया है और ये माध्यक दिया गया है, और बंटन के बहुलक का मान होगा, बहुलक का इसी का मान पूछा गया है। तो 3 गुणा माध्यक, दूसरा वाला है माध्यक, ठीक है। तो माध्यक का मान है 25.8 -2 गुणा 26.1
3 का इसमें गुणा करेंगे तो 8 24, 2 3 5 15, 2 17, 1 3 दूनी 6, 1 7, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। इसका इसमें गुणा करेंगे 2 दशमलव 6 दूनी 12 और 2 4 1 5, 52 दशमलव, इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 5 और 2, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 25.2 बहुलक हो जाएगा हमारा। विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है बारंबारता, तो भाई बारंबारता तो फ्रीक्वेंसी होती है। माध्य, ये भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। माध्यक, ये भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। विकल्प नंबर डी, बी तथा सी दोनों, तो बी सी तथा दोनों हो जाएंगे, यही हमारा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खंडवा सभी भाग हल कीजिए। इस खंडवा में जो 21वां प्रश्न होगा उसमें 6 प्रश्न होंगे, आपको सभी हल करने होंगे। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न का नंबर का प्रश्न कौन सा है। दिया गया है कि मासा HCF 99,153 बराबर 9, मासा दिया गया है 9, मासा दिया गया है 9 और लासा का मान ज्ञात करना है। संख्याएं दोनों हमारी एक ही, तो पहली संख्या मतलब फर्स्ट नंबर गुणा सेकेंड नंबर बराबर होता है LCM इंटू HCF, और फाइंड क्या करना है, LCM HCF दिया गया है, फर्स्ट नंबर दी गई है 99, दूसरी संख्या है 153, LCM फाइंड करना है और HCF 9 दिया गया है। 9 से 99 कट जाएंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 बचेंगे। 11 और 153 का गुणा कर देंगे, हमारा LCM आ जाएगा। 11 3 33, 11 5 55 और 55 58 और 5, 11 एकम 11 और 5 16, तो हमारा LCM हो जाएगा 1683। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री का -1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो cos 45 का मान रख देंगे, तो cos 45 का मान होता है 1/√2 और स्क्वायर चढ़ा देंगे, -1 बराबर cos थीटा। तो इसका जब वर्ग करेंगे √2 का तो हो जाएगा केवल 2, आगे 2 लिखा है, 2 से 2 कट जाएगा, cos थीटा, यहाँ बचेगा 1, 1 - 1 बचेगा cos थीटा, 1 से 1 कट जाएगा, मतलब एक में से एक बचेगा, कुछ नहीं बचेगा यानी कि 0 बचेगा, तो cos थीटा बराबर 0 और cos थीटा बराबर 0, और 0 में cos थीटा का मान होता है cos 90 का, तो cos थीटा में मतलब cos थीटा तो इस प्रकार से थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो थीटा बराबर जो है 90 डिग्री रखेंगे जब भी तो हमारा मान 0 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिंदुओं 4, 22 और 12, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। तो बाई का मान ज्ञात करना है, दूरी हमें दी गई है तो दूरी का सूत्र लगा देंगे, दूरी बराबर √x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। दूरी दी गई है 10 मात्रक और x1 की वैल्यू है 12, x1 की वैल्यू है 12 और x2 की वैल्यू है, नहीं x1 की वैल्यू है 4, गलत कर रहे थे हम, x1 की वैल्यू है 4, x2 की वैल्यू है 12 का वर्ग प्लस y1 की वैल्यू है 22 और y2 की वैल्यू है 3 का वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर तो हो जाएगा 100 और इधर बचेगा 4 में से 12 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 8,
का वर्ग प्लस वाई माइनस 3 का वर्ग। भाई दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा, लिख देंगे, ध्यान नहीं रहा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ से इसका वर्ग हो जाए 10 का वर्ग होता है 100, और यहाँ से जो अंडर रूट चढ़ा है वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 8 का वर्ग प्लस बाई माइनस 3 का वर्ग। माइनस 8 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 8 और 64, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का, तो इधर लाएंगे तो माइनस का, बराबर इधर बचेगा बाई माइनस 3 का वर्ग। इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 36 और बाई माइनस 3 का। अब ये इधर वर्ग में इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3 में, तो यहाँ पे बचेगा बाई माइनस 3। ठीक है, अब आगे देखें, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, यहाँ पे दो चिन्ह हैं, जब वर्ग इधर से हटाएंगे तो इधर लाएंगे तो प्लस माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे अंडर रूट 36, इसको अंडर रूट हटाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा 6 छचरिंग 36, 6 का होता है, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस का 6 और बाई माइनस 3, बाई बराबर 3 इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो एक बाई का मान आ जाएगा 9, और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस का 6 और बाई माइनस 3, इधर लाएंगे इसको तो प्लस का हो जाएगा, 6 माइनस का है तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा बाई बराबर माइनस 3। तुम्हारे आंसर हो जाएंगे बाई बराबर 9 कॉमा माइनस 3। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिंदु x कॉमा वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो, मतलब बराबर दूरी पर हैं, तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए, यानी कि समीकरण ज्ञात करना है x और y जिसमें हो। तो संबंध ज्ञात करने के लिए देखो, दोनों जैसे मान लो एक तरफ ये बिंदु है, दूसरी तरफ ये बिंदु है, इसके इधर वाले के निर्देशांक दिए गए हैं 3,6, दूसरी तरफ वाले के दिए गए हैं -3,4। इनके बीच में कोई बीच में, मतलब समान दूरी पर, यहाँ से भी उतनी ही दूरी और दूसरी तरफ से भी उतनी ही दूरी पर एक कोई बिंदु है x, y। तो x और y में संबंध ज्ञात करना है। जब ये दूरी बराबर है इकाई, एक इकाई, तो ये भी बराबर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी को हम बराबर में रख देंगे। तो दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, जो अंडर रूट चढ़ाएंगे नहीं, दोनों तरफ अंडर रूट है तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, तो इस तरफ हो जाए x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। भाई वही सूत्र लगाएंगे दूसरी तरफ भी, यहाँ से यहाँ तक। सूत्र लिखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट करो ना। इधर दिया गया है x1 3 माइनस इधर दिया गया है x का वर्ग प्लस y1 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू माइनस बाई हो जाएगी यहाँ पे स्क्वायर बराबर। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी का सूत्र लगा देंगे, तो x माइनस, ये देखो माइनस में है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस y1 तो बाई,
और 3,4 माइनस में नहीं है वो लग रहा है, तो -4 का वर्ग। अब इनका सभी का वर्ग खोल देंगे, तो 3 का हो जाएगा 3 त्रिका 9 और x² -2ab यानी कि 6x प्लस यहाँ पे करेंगे 36 और प्लस y का वर्ग और -2ab यानी कि 6 दूनी 12 y बराबर इधर करेंगे x² प्लस 9 प्लस का 2ab यानी कि 6x प्लस और y का वर्ग करेंगे चाचों को 16 और 2ab माइनस का तो 2 4 दूनी 8 और y। अब देखो इसमें से कुछ कट सकता है, देखो माइनस का x और इधर कहीं माइनस का x, ये यहाँ पे प्लस का होगा। 3 त्रिका 9 और 9 प्लस का देखो इधर x है और देखो प्लस का ये x कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, इधर देखो प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस कट जाते हैं, सेम संख्याएं, ठीक है, तो ये कट जाएगा। और बाई कट सकता है, देखो बाई भी इधर प्लस का है, इधर भी बाई प्लस का है, कट जाएगा। अब इसको देखिए आगे और कोई कट सकता है, 16 बाई 6x, ये 6 इधर तो देखो प्लस का है और इधर माइनस का है, तो ये थोड़ी कट जाएगा और कुछ नहीं कटेगा। तो आगे देखिए 9 माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y, इतना बच्चा है 9। ये 9 भी तो कट जाएंगे, ये देखो इधर भी प्लस का है, इधर भी प्लस का है, तो ये कट जाएंगे। अब बचेगा 6x प्लस 36 माइनस 12y बराबर प्लस का 6x प्लस 16 माइनस 8y माइनस का 6x और वो वाला इधर लाएंगे तो हो जाएगा, अब लिख लो पहले ऐसे ही, माइनस का 6x प्लस 36, पहले लिखेंगे -12y और ये माइनस के हैं तो इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 8y और ये बचे 36 प्लस के 36 और इधर लाएंगे ये -16 हो जाएंगे बराबर 0। और कुछ तो बचा नहीं, 6x इधर आ ही गए। अब इसको कर देंगे माइनस माइनस के इधर हो जाएगा माइनस माइनस 6x तो 12x माइनस के माइनस और प्लस के 8y, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 4y और 36 में से घटाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे 20 प्लस के बराबर 0। अब इसमें -4y से भाग लगा देंगे, किससे, -4y से, तो -4y से जब भाग लगाएंगे तो माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का y और यहाँ पे बचेगा माइनस का 5। माइनस किससे भाग लगाया, यहाँ लिख भी देंगे, -4 से भाग लगाने पर, भाग देने पर, ऐसा लिखना ज़रूरी होता है एग्जामिनर को समझ में आ जाए हमने किया क्या है, ठीक है। तो यही हमारा संबंध हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। ये हमारा x और y में संबंध हो गया, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है, शंकु का
आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऊंचाई दी गई है, त्रिज्या दी गई है, बस मान लगा देंगे 1/3 22/7 गुणा आर 3.5 गुणा 3.5 और गुणा 12 सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई है। तो काट देंगे, 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35 तो 0.5 और 3 एकम 3 और 3 चौको 12। अब तो कुछ कटेगा नहीं तो सभी का गुणा कर देंगे, बचेगा हमारा 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5 गुणा 4। इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11। भाई 0.5 का मतलब होता है आधा, तो 11 का आधा क्या होता है, 22 का आधा क्या होता है 11, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा सीधा सीधा। 4 का 35 में गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 4 पंचे 20 और 4 तियो 12 और 2 14। ठीक है, अब 11 और 14 का मल्टी गुणा कर देंगे तो 11 चौको 44, 4 और 11 एकम 11 और 4 15 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाए 154 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल और ये सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य ज्ञात करने का हमारा सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी, तो बारंबारता हमारी ये दी गई है तो इसका जोड़ और सिग्मा एफ एक्स, एक्स का मान निकालना होगा। तो एक्स का मान निकालते हैं सबसे पहले। तो x का मान मध्यमान होता है, वर्ग अंतराल जो होता है उसका मध्यमान, और fx होता है फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता और मध्यमान का गुणनफल। तो मध्यमान यहाँ पर हो जाएगा 10 और 0 के बीच में होता है, 0 और 10 के बीच में 5 और 10 और 20 के बीच में होता है 15। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 0 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में 2 का भाग लगा देंगे तो आएगा 5, और इसी प्रकार 10 और 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, 30 में 2 का भाग लगा देंगे तो हो जाएगा 15। इसी प्रकार से यहाँ पे 25, 35 और 45। एफ एक्स का मान निकालेंगे तो एफ एक्स और एफ और एक्स का गुणा, तो 3 पंचे 15 और 10 और 15 गुणा 150 और 11 और 25 का गुणा हो जाएगा 11 पंचे 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27 और 9 और 35 का गुणा हो जाएगा 9 अपना 45 और 4 9 तियो 27 4 31 और 7 और 45 7 अपना 35 और 7 चौको 28 और 3 31। अब सिग्मा एफ का मान निकालेंगे सबसे पहले, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ इसको जोड़ेंगे 3 10 13 13 और 11 है 24 24 और 9 33 और 7 40। तो सिग्मा एफ का मान आ गया हमारा 40। और सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स। तो एफ और एक्स का जोड़, एफ एक्स जितना आया उसका सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 5 10 और 5 और 10 15 और 20 का 0, 2 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, यहाँ पे कैरी किया मतलब हासिल ली थी 2, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 16 और यहाँ पे 1 17 हासिल। 1 1 1 2 2 2 4 4 3 7 7 3 10 5 20 5 और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 3 5 8 8 7 15 16 17 17 की 7 1 2 2 4
3 7, 7 और 3 10, इतना ही आएगा। ठीक है, अब तो माध्य निकाल लेंगे। 10 और 70, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना निकल के आया? 10 70, 1070, और सिग्मा एफ का मान निकल के आया है 40। इसका भाग लगा देंगे, 4 जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, बचेगा 2, 4 छिंग 24, बचेगा 1, 4 दूनी 8 और बचेगा 2, 4 पंचे 20। तो हमारा माध्य हो जाएगा 26.25। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो 22 का 1 है, इसमें से 5 भागों को हल करना है, 6 प्रश्न होंगे। तो इसको देखिए, सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x बराबर 0। इसको सही से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर 7x को आगे ले आते हैं प्लस 12 बराबर 0। अब इसके ऐसे गुणनखंड कीजिए जो गुणा 12 आए और योग 7 आए। तो 4 3 12, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे प्लस का 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 4 बराबर 0। पूरे में से हम कॉमन ले लेंगे x प्लस 4, x प्लस 4 बचेगा x प्लस 3 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो देखें यहाँ पे x प्लस 4 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान हो जाएगा -4 और यहाँ से x का मान हो जाएगा -3। तो हमारे x के मान हो जाएंगे -4, -3। ये तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब जांच देखिए, जांच। तो जो हमारे x के मान निकल के आए वो उनमें से एक हो जाएगा अल्फ़ा, एक हो जाएगा बीटा। तो अल्फ़ा बराबर -4 और बीटा बराबर -3। और ए बी सी का मान निकाल लेंगे समीकरण से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान हो जाएगा 7 और सी का मान हो जाएगा 12। अब जांच करके दिखा दीजिए। अल्फ़ा इंटू, पहले शून्यांकों की जांच देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, यही तो होता है। शून्यांकों का योग क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा का मान है -4 और बीटा का मान है -3। बी की वैल्यू है 7 और ए की वैल्यू है 1। माइनस 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 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो -7 यहाँ पे 1 आएगा। बी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा 7 और इधर भी माइनस माइनस से वो माइनस का 7 बचेगा। ठीक है, अब गुणांकों की जांच देख लीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फ़ा का मान है -4 और बीटा का मान है -3 बराबर सी का मान है 12 और ए का मान है 1। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 12 बराबर 12।
जांच भी हो गई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खा 22 का खा। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मानेंगे, माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या मानेंगे माना छोटी संख्या बराबर y। तो दो संख्याओं, तो दोनों के वर्गों का अंतर कितना है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जा सकती है, तो वाई स्क्वायर बराबर 180। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा 180। अब कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या क्या है भाई, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या क्या है, x। तो यहाँ पे 8x हो जाएगा, 8 गुणा x मतलब 8x। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 से देखिए, अब यहाँ पे समीकरण, इसका मान समीकरण में एक में रख देंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पे y का मान 8x रख देंगे, x स्क्वायर y स्क्वायर का मान 8x रख देंगे बराबर 180। x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब 180 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनका अंतर 8 आना चाहिए। तो देखिए 10, 18 और 10 का गुणा करेंगे तो 180 आएगा, उनका अंतर कितना आएगा 8। तो 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा ब्रैकेट में x माइनस 18, यहाँ से माइनस का 10 कॉमन ले लेंगे, तो फिर ब्रैकेट में बचेगा प्लस का 10 कॉमन ले लेंगे तो प्लस का लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 18 बराबर 0। पूरे में से x माइनस 18 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 18 कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा x और प्लस 10, x प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ से देखिएगा, ये x माइनस 18 उधर ले जाएं तो प्लस का हो जाएगा, ये ले जाएंगे तो माइनस का हो जाए, तो इसका मान हम निकाल नहीं सकते, तो इसको रखेंगे 0 बराबर x। मतलब धनात्मक संख्या तो पूछी गई ना, वो ऋणात्मक संख्या तो पूछी नहीं, तो ये अमान्य हो जाएगा, ठीक है। इसका मान वैलिड नहीं होगा, जो प्लस में आएगा वही हम मान लेंगे। तो x माइनस 18 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर जो धनात्मक मान आता है वही लिया जाता है, ठीक है। तो x माइनस जब 18 को 0 के बराबर रखेंगे तो इधर माइनस में उधर चले जाएगा 18, तो किस में हो जाएगा प्लस में, तो यही हमारा x का मान हो जाएगा। दूसरा वाला जो x प्लस 10 है उसका मान अमान्य हो जाएगा। तो x का मान तो हमारी बड़ी संख्या निकल आई, क्या निकल आई 18, तो ये बड़ी संख्या हो गई। अब छोटी संख्या निकालेंगे तो छोटी संख्या इस x का मान इसमें रख देंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 से y स्क्वायर बराबर 8 गुणा 18, 8 गुणा 18, इसका इसमें गुणा करेंगे, 18 8 44, और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो निकल के आएगा 12। 144 किसका वर्ग होता है 12 का, तो इसका जब वर्गमूल करेंगे स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे y का मान निकल आएगा 12। तो हमारी बड़ी संख्या आ गई, तो यहाँ पे लिख देंगे उत्तर में बड़ी संख्या बराबर 18 और छोटी संख्या बराबर 12। ये हमारे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण
स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यानी किन्हीं भी दो कोणों का मतलब किन्हीं भी दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो वो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। लेकिन इसमें सिद्ध क्या करना है, जैसे मान लो कोई गोला है, ये इसके बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, और ये हमारा वृत्त का केंद्र है, और वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये वृत्त की हमारी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है कि मतलब बाह्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाओं का कोण और अंतः केंद्र पर अंतरित कोण का मान संपूरक है, का संपूरक होता है। तो ये सिद्ध करना है, इसका और इसका योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले वृत्त का केंद्र मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, और इसको मान लेते हैं P। वृत्त के बाह्य बिंदु मान लेते हैं P। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है O केंद्र वाले वृत्त की O केंद्र वाले वृत्त में बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं AP तथा BP हैं। अब सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे लिख भी देंगे, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, कोण O प्लस कोण P, यही तो सिद्ध करना है 180 डिग्री। संपूरक का मतलब क्या होता है, किन्हीं भी दो कोणों के योग 180 डिग्री हो, तो ये सिद्ध करना है हमें। तो अब आगे लिखेंगे रचना, त्रिभुज OA रचना में लिखेंगे OA तथा, भाई इनको मिलाने पर ही तो हमें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मिलेगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पर जो रेखा जाती है वो कितने का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। स्पर्श बिंदु पर वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है स्पर्श बिंदु पर, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर लिख देंगे OA तथा OB को मिलाया, अब उपपत्ति देखेंगे, उपपत्ति त्रिभुज नहीं, क्या नाम, उपपत्ति में लिखेंगे चतुर्भुज, त्रिभुज नहीं चतुर्भुज है, चतुर्भुज AOBP में, AOBP में यहाँ पे लिख देंगे OA लंब है किस पर, OA किस पे लंब है, AP पर, AP तथा, और दूसरा लंब कौन सा है, OB किस पर, BP पर। इसलिए तो मतलब यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए कोण
ए बराबर 90 डिग्री, ऐसे लिख देंगे कोण ए बराबर कोण बी बराबर 90 डिग्री। बात तो एक ही है, चाहे अलग अलग लिखो, चाहे कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा, दोनों कोण हमारे कितने हो गए, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। और लिख देंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ओ प्लस कोण पी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान कितना है 90 डिग्री, 90 अंश, और इसका भी मान कितना है 90 अंश, और इसका मान हमें पता नहीं, प्लस कोण पी 80 डिग्री। इनको जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 180। तो कोण ओ प्लस कोण पी बरा 180 नहीं, यहाँ पे 360 होता है भाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का, भाई गलती हो गई, दिमाग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 तीन कोणों का होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री होता है। गलती हो गई भाई, 360 ठीक है। तो ये दोनों हो जाएंगे 180। तो इधर बचेगा कोण ओ और कोण पी का मान नहीं मालूम है हमें, और 360 में से 180 घटा देंगे, इधर 180 प्लस में आएंगे, इधर जाएंगे 100 माइनस में हो जाएंगे। तो ये बचेंगे कोण ए ओ प्लस कोण पी बराबर 180। यही तो हमें सिद्ध करना था, कोण ओ प्लस कोण पी बराबर 180 सिद्ध करना था 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 का घ, आकृति में ओ ए गुणा ओ बी बराबर ओ सी गुणा ओ डी दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। तो हमें दिया क्या गया, सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया है ओ ए इंटू ओ बी ओ सी इंटू ओ डी, और सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, देखो उसमें कोण ए बराबर कोण सी कोमा और कोण बी बराबर कोण डी। उपपत्ति में लिखेंगे उपपत्ति ओ ए गुणा ओ बी, ये गुणा का चिन्ह है, तो ओ बी बराबर ओ सी गुणा ओ डी। अब देखो इसको इस तरफ लाएंगे और इस वाले को उस तरफ ले जाएंगे ओ डी के नीचे, ठीक है। ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ डी बटे ओ बी, यही तो हो जाएगा। अब ओ ए देखो भुजा इसमें चित्र में कहाँ पे है, ओ ए ये वाली, और ये दूसरी भुजा उसके नीचे कौन सी है ओ सी। तो ये
समानुपात में है। समानुपात में क्या होता है, मतलब जब समानुपात होती हैं भुजाएं तो हमारा त्रिभुज कैसा होता है, जब दो भुजाएं समानुपात में हो गई तो तीसरी ऑटोमेटिक समानुपात में हो जाएगी। तो जब दो भुजाएं समानुपात में तो हमारा त्रिभुज कैसा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे हमारा त्रिभुज कैसा हो, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज COD। अब आगे लिखेंगे जब समरूप होते हैं तो समरूप भुजाओं के सामने वाले कोण कैसे होते हैं, दोनों त्रिभुजों में बराबर। तो इसका अनुपात इसका लिया गया, तो इसके सामने की भुजा और OC के सामने की OA के सामने की भुजा का जो कोण होगा और जो OC के सामने की भुजा का जो कोण होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे OA तथा ऐसे नहीं लिखेंगे, लिख देंगे पूरा भुजा OA तथा OC के कोण के सामने के कोण OA के सामने का कोण कौन सा है, इसके सामने का, अरे ये वाली भुजा है OA, इसके सामने का कोण कौन सा है, D, कोण D बराबर, और OC के सामने के कोण कौन सा है, OC ये वाली भुजा, तो इसके सामने कोण है कोण B, तो ये बराबर होंगे। इसी प्रकार दूसरी तरफ जो हमारा है ये समीकरण ये निकल के आया उपपत्ति में, तो ये OD के सामने का कोण इसी प्रकार से भुजा OD तथा OB के सामने का कोण OD भुजा कहाँ पे है, OD ये रही, ठीक है। OD के सामने कोण कौन सा है, कोण A, तो कोण A बराबर कोण OB के सामने की भुजा कौन सी है, OB, उसके सामने का कोण भुजा नहीं कोण, तो कोण C। अब देखिए यही तो हमें सिद्ध करना था, कोण D, देखो कोण D बराबर कोण B, ये देखो ये हो गया हमारा, ठीक है। और A बराबर C, कोण A बराबर कोण C, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। आप नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंग्या 22 का इंग्या, ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह होगा। तो 52 पत्तों मतलब कुल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे, यहाँ पे लिख लेंगे कुल परिणाम बराबर 52 अब बादशाह होगा। प्रश्न नंबर 1 देखिए, तो 52 पत्तों में बादशाह के कितने पत्ते होंगे, मैंने पिछले वाले सेट में बताया था, जैसे 52 पत्ते होते हैं तो उसमें 13 के जोड़े होते हैं, कितने कितने के, 13 के। चार जोड़े होते हैं, 13 चौको 52, तो उसमें एक बादशाह होता है, एक रानी होती है, और एक क्या होता है, गुलाम होता है, एक गुलाम होता है। एक बादशाह होता है, एक
रानी होती है, एक बादशाह होता है, एक रानी होती है, एक गुलाम होता है। तीनों में एक एक गुलाम होता है, एक एक रानी होती है। ठीक है, तो बादशाह हमारे कितने हो जाएंगे? 4। तो बादशाह यहाँ लिख देंगे, बादशाह की संख्या बराबर 4। ठीक है, तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी बादशाह होने की प्रायिकता तो बादशाह हमारे 4 होंगे, तो कुल पत्ते हैं 52। तो ये हमारी बादशाह होने की प्रायिकता 4 एकम 4 और 4 एकम 4 4 12 1/3 13। तो हमारी बादशाह होने की प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखिए इसी में। इंडिया में 2 सेक्शन हैं, बादशाह नहीं होगा, या तो इसको इससे कर लिए प्रायिकता होने की प्रायिकता पीई प्लस नहीं होने की बार जिस पे चढ़ा होता है वो नहीं होने की प्रायिकता होती है, और दोनों का योग कितना होता है? 1 होने की प्रायिकता ना होने की, या तो यहाँ से कर लीजिए, और दूसरा ये तरीका है यहाँ से करने के लिए क्या है, पीई होने की प्रायिकता हमने निकाली 1/13, 1/13 रखेंगे और इसको पीई का मान इसको उधर ले जाएंगे माइनस में, जब हल करेंगे तो हमें नहीं होने की प्रायिकता निकल आएगी। और फिर दूसरा एक तरीका होता है, जैसे बादशाह नहीं होगा तो हमने होने की प्रायिकता में जैसे बादशाह 4 लिए, नहीं होने की प्रायिकता मतलब ना होने के परिणाम कितने हो सकते हैं, तो 52 में से 4 घटाएंगे तो कितने आएंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे बादशाह। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों आपके सही होंगे। बादशाह नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो बादशाह नहीं होने की, तो बादशाह के अलावा कितने टोटल पत्ते होते हैं? 48/52। तो इसको काटेंगे, 4 एकम 4 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 4 12। बादशाह नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी 12/13। यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 22 का चा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F। तो पहले n/2 का मान निकालेंगे, फिर CF और L और F सब का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले ये तो हमारी F दी गई है, तो n/2 का मान सबसे पहले निकालेंगे, तो यानी कि संचयी बारंबारता निकालनी होगी CF का मान। ठीक है, तो संचयी बारंबारता क्या होती है? इसमें यहाँ पे 5 लिखा जाएगा, 5 में हम 8 जोड़ देंगे, 8 5 13, 13 में 20 जोड़ेंगे तो 33, और 33 में जब हम 15 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 48, 48 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 55, और 55 में ये 5 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 60। अब n/2 का मान निकालेंगे सबसे पहले, n/2 बराबर, तो n का मान निकल के आया, ये हमारा किसका मान होता है? n का, ये होता है n। तो n/2 का मान निकालेंगे तो 60/2, तो n/2 का मान निकल के आया 30, n/2 बराबर 30। ठीक है, तो देखो 30 के जस्ट आगे क्या है? 30 के जस्ट आगे है 33। 30 के बाद वाली संख्या कौन सी है संचयी बारंबारता में? ये संचयी बारंबारता, हिंदी में इसको कहते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, तो 30 के बाद वाली जस्ट संख्या 33, 48 नहीं लेंगे, जस्ट बाद वाली, 30 के पहले से हमें कोई मतलब नहीं। तो ये तो ठीक है, तो ये हमारा वर्ग अंतराल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग अंतराल, ये वाला। तो इसमें इस वाले वर्ग अंतराल में जो है निम्न सीमा क्या है? 20
क्या है 20, तो यही निम्न सीमा जो होती है वही हमारा किसका मान होता है एल का, और फ्रीक्वेंसी हमारी यही वाली लेंगे, ठीक है। जिस वर्ग अंतराल को लिया तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। और इससे पहले वाली कॉलम की जो संचयी बारंबारता होती है वो मान हम लेते हैं सी एफ का। ये वाला जो निकल के आया वो वाला मान नहीं, उससे जस्ट पहले वाला, तो ये 13 हमारी सी एफ हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे एल बराबर 20, एफ बराबर 20 और सी एफ बराबर 13। अब उस माध्यक बराबर, अब समीकरण में मान, वो सूत्र में मान, इन सब का वैल्यू रख देंगे। माध्यक बराबर एल का मान निकल के आया 20 प्लस ब्रैकेट में n/2 का मान 30 माइनस सी एफ का मान है 13 बटे एफ का मान निकल के आया 20 इंटू एच। यहाँ पे एच लिखना भूल गए, तो एच का मान क्या होता है, जैसे इनका वर्ग अंतराल का जो वैल्यू होती है, जैसे 0 में से 10 घटाएंगे 10 बचेगा, 20 में से 10 में से 0 घटाएंगे तो 10 बटेगा, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 बचेगा। यही हमारी हाइट होती है। उनका कितना अंतर है, तो एच का मान लिखना भूल गए थे, तो एच 10, तो यहाँ पे 10 और लिखेंगे, ठीक है। तो अब 20 प्लस 30 में से 13 घटाएंगे तो बचेगा 17 बटे 20, यहाँ पे बचेगा 10। इसको हल करेंगे तो 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, तो 20 प्लस 17 में 2 का भाग लगाएंगे, 2 8 16 और 1 2 5 10, 8.5, तो हमारा माध्यक निकल के आएगा 28.5। माध्यक बराबर 28.5 आंसर हो जाएगा, यही हमारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित समीकरण के युग्म को हल कीजिए। 23 नंबर प्रश्न है, समीकरणों को हल करना है। ये 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर अंकों में है, मतलब 6 नंबर का है। कितना सरल प्रश्न दे दिया, चलो हल करते हैं। सबसे पहले तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और ये वाला ये बाई दूसरी तरफ दिया गया है, इसको एक तरफ कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 9x माइनस 2y प्लस माइनस का 7 और बराबर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तब यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे और घटा देंगे समीकरण 2 में से। 1 में 3 का गुणा करेंगे और 2 में से उसको घटा देंगे, ठीक है। करने पर 1 में से 2 को घटा देंगे 3 का गुणा करने के बाद, करने पर। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे सबसे पहले, 3 त्रिका 9x माइनस 15y और माइनस 12 बराबर 0। अब घटा देंगे, तो दूसरा समीकरण है हमारा 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। हम घटाने पर क्या होता है, हमारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस के हो जाएंगे। देखिए आगे ये माइनस ये प्लस कट जाएगा। तो यहाँ पे ये नीचे वाला प्लस का, ऊपर वाला माइनस का, ऊपर वाला ज़्यादा है तो इसलिए ऊपर वाला बचेगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो 13 बचेगा, 13, और यहाँ पे प्लस का कम है माइनस का ज़्यादा, तो माइनस इसमें से इसको घटाएंगे, 7 5 12, तो माइनस का 5 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो 13y बराबर हो जाएगा 5। तो y का मान हमारा निकल के आएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा, माइनस का 13y बचेगा, ठीक है। भूल गए थे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा, माइनस दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 5/13। तो y का मान निकल के आएगा माइनस में 5/13। अब आगे देखिए
x का मान निकालने के लिए हम समीकरण या तो 1 से निकाल लो या 2 से निकाल लो। तो हम 1 से निकाल रहे हैं यहाँ पर, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है 3x माइनस 5, ब्रैकेट में y का मान रखेंगे -5/13 -4 बराबर 0। अब यहाँ पर इसको हल करते हैं। 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25/13 माइनस, ये इधर माइनस है तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 4। 3x प्लस, अब ये वाला उस तरफ ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। ये वाला टर्म 25/13, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हल करेंगे। 3x तो 13 चौको 52 माइनस 25/13, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेंगे 27/13, और इधर देखो 3 गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा गुणा, इस प्रकार। और 3 से ये वाले हम 27 काट देंगे तो 3 9 27, तो x का मान निकल के आ जाएगा 9/13, और y का मान हमारा निकल के आया था -5/13। इस प्रकार से कायदे से लिख देंगे, हमें पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23 का। अथवा 2 अंकों की एक संख्या इसके एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यानी कि कोई संख्या है, उसके संख्याओं जो संख्या और उसके संख्या को उलटने पर बनी संख्या का योगफल। मान लो कोई संख्या हमारी है 25 और उसके संख्या अंकों को उलट दो तो 52, तो उसके मतलब इस प्रकार से कोई संख्या है तो उसका योगफल कितना है, 66, ये कह रहा है। यदि संख्या के अंकों का अंतर और उन दोनों का अंतर, जैसे हमने 25 माना था तो उसमें से 5 में से 2 घटाएं तो इस प्रकार उनके अंकों का अंतर कितना है, 2 है। लेकिन 25 का नहीं होगा, 25 मैंने आपको बताने के लिए मान ली है, लेकिन अब प्रश्नानुसार करेंगे और वो संख्या ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसको करने के लिए मानेंगे इकाई का अंक बराबर, इकाई का अंक बराबर बाई, और माना लिख देंगे, माना इकाई का अंक बराबर बाई, तो दहाई का अंक बराबर, और दहाई का अंक बराबर x। तुम्हारी संख्या हो जाएगी अभिष्ट संख्या बराबर, अभिष्ट संख्या हो जाएगी संख्या हो जाएगी, दाई का अंक है 10x और प्लस इकाई का अंक y, ये हमारी संख्या हो जाएगी। दाई के अंक में 10 का गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी अभिष्ट संख्या हो जाएगी। अब प्रश्न में देखिए कह क्या रहा है, 2 अंकों की एक संख्या, तो हमारी संख्या ये हो गई 10x प्लस y। अब कह रहा है इसको उलटने पर, इसके अंकों को उलटने पर, मतलब दहाई की जगह पे इकाई, इकाई की जगह पे दहाई का अंक रखने पर इनका योगफल कितना है, 66। तो इसके अंकों को उलट देंगे जो और जोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 10y प्लस x बराबर 66। अब इनको जोड़ेंगे तो 10x और प्लस 1x, तो यहाँ पे हो जाएंगे 11x, और ये वाला केवल y और ये 10y, तो हो जाएंगे 11y बराबर 66। 11 का भाग लगा देंगे, यहाँ से 11 का भाग लगाएंगे तो इसमें 11 का भाग लगेगा तो केवल बचेगा x, यहाँ भी 11 का भाग लगाएंगे तो बचेगा x, और यहाँ पे 11 का भाग लगाएंगे तो बचेगा 6, 11 6 66। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए आगे, अब कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, मतलब इनके अंकों का अंतर कितना है, x माइनस y बराबर है 2, तो ये हमारा समीकरण हो जाएगा दूसरा।
अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1+2, मतलब 1 और 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 आया था हमारा x + y = 6 और x माइनस समीकरण दूसरा आया y = 2। इनको जोड़ेंगे तो जब जोड़ेंगे तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2x = 8। तो x बराबर निकल के आ जाएगा, 2 से ये काटेंगे 4 बार, तो x बराबर हमारा निकल के आएगा 4। तो x का मान निकल आया है। अब यहाँ से समीकरण 1 से या चाहे 2 से हम y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हम किसका मान रखेंगे, x का। तो x का मान निकल के आया 4, तो हमारा y का मान निकल आएगा, इसमें से इसको 4 उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, तो बचेगा 2। तो हमारा y का मान आया है 2। तो हमारी संख्या बन जाएगी, लिख देंगे संख्या बराबर, देखो संख्या क्या थी, अभी संख्या 10x + y, तो x की जगह पर रख देंगे 4। 10 गुणा 4 प्लस y का मान निकल के आया 2, 10 40 + 2 यानी कि 42। हमारी संख्या हो जाएगी 42। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है और मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण है। यानी कि हमारा मंदिर छोटा है और भवन बड़ा है। तो बनाते हैं सबसे। मंदिर ये है हमारा, कोई मान लो कितने मीटर का है मंदिर, 15 मीटर का। ये हमारी जमीन है, धरती है, तल है, ठीक है। और इसके शीर्ष से मंदिर, टेम्पल, इसमें चिन्ह के लिए झंडा बना लो, ठीक है। सड़क के दूसरी ओर बने भवन का उन्नयन कोण, ये कोई भवन है, इसका उन्नयन कोण है 30। क्षैतिज तल के, मतलब ये जमीन के बराबर समांतर हम एक रेखा यहाँ से ऐसी खींच लेंगे। तो यहाँ का उन्नयन कोण दिया गया है 30 डिग्री, ठीक है। तो भवन के पाद का अवनमन कोण दिया गया है, मतलब यहीं मंदिर के शीर्ष से भवन के पाद, मतलब नीचे का तल का अवनमन कोण, यानी कि ये वाला कोण 45 दिया गया है। जब ये इसके समांतर ये है तो ये वाला कोण एकांतर कोण होगा, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये भी 45 हो जाएगा। तो सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई इतनी इतनी है। तो हम भवन की ऊंचाई मान लेते हैं कितनी, h। और भवन से, वो मंदिर से भवन की दूरी मान लेते हैं x। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है तो ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी, x। कितनी हो जाएगी, x। अब तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माना भवन की ऊंचाई बराबर h और भवन से मंदिर की दूरी बराबर x। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर 10 45 है तो 10 45 का मान लगाएंगे सबसे पहले। 10 45 तो यहाँ 10 45 का मान हो जाएगा, 10 होता है लंब बटे आधार, तो ये देखो लंब हो जाएगा 15 मीटर। भाई मंदिर की ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर, तो यहाँ पे 15 लिख लेंगे बटे x लिख लेंगे। 10 45 का मान होता है 1, तो हमारा x बराबर हो जाएगा 15। चलो एक लाइन और बढ़ा लो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 बराबर 15 बटे x, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x बराबर निकल के आ जाएगा 15। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए दूसरा एंगल 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री दिया गया है।
अब यहाँ पर जब ये 30 डिग्री दिया तो इतनी दूरी कितनी होगी भाई, ये 15 मीटर है, तो ये पूरी जब h है तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 15 माइनस वो h माइनस 15, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, h माइनस 15। तो यहाँ पे देखिए tan 30 बराबर भाई ये वाली यहाँ तक दूरी कितनी है 15, पूरी जब h है तो 15 h में से जब हम 15 घटा देंगे तो ये बची हुई दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी, तो h माइनस 15 हो जाएगी। तो h माइनस 15 बटे x, आधार क्या है, आधार तो यही है x, ठीक है। तो अब tan 30 का मान होता है अंडर रूट 1/√3 h माइनस 15 बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x बराबर हो जाएगा h माइनस 15 बटे √3। कुछ समझ में आया, ये वाला x यहाँ ले गए और ये भाग में था तो गलत हो गया कुछ। हाँ अब सही से कराइए, यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा √3 ब्रैकेट में h माइनस 15, ये सही है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब x बराबर ये निकल के आया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो अब समीकरण 1 बराबर 2 करने पर ऐसे लिख देंगे। तो x बराबर x है तो x के बराबर x रख सकते हैं, तो 15 बराबर √3 h माइनस 15। अब इस सभी वैल्यू इस एक तरफ कर देंगे तो यहाँ पे ये गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, इधर बचेगा h माइनस 15। तो इसको उस तरफ ले जाए, h को 15 को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 15 बटे √3 प्लस का हो जाएगा, 15 प्लस का हो जाएगा जब इस तरफ लाएंगे तो h बराबर हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 15 प्लस 15 √3 बट्टे √3, 15 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा ब्रैकेट में 1 प्लस √3 और नीचे बचेगा √3 और ऊपर नीचे √3 का गुणा करा देंगे तो आएगा 15 और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस √3 और √3 का गुणा हो जाएगा 3। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहीं देख लीजिए इस साइड, तो h बराबर 3 से 15 कट जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 5 और ब्रैकेट में जो लिखा है पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस √3, यहाँ पे √3 का इधर गुणा कराएंगे तो बचेगा 5 और √3 प्लस √3 ये आ जाएगा, √3 का इसमें गुणा होगा तो बचेगा 3 और इसमें 1 में गुणा करेंगे तो √3, तो h बराबर h बराबर 5 ब्रैकेट में 3 प्लस √3, यही तो सिद्ध करना था। देखो तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये 24 का अथवा है। ये एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है
तो भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई भी इतनी इतनी है। तो सबसे पहले देखिए, भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मान लो ये कोई हमारा भवन है, ये भवन है, ठीक है, और इसके मीनार का उन्नयन कोण, तो मीनार बड़ी होगी, ये हमारी ज़मीन है, तल है, ठीक है, तो इसके उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण 45 है, यानी कि ये कोण 45 है। तो जब ये 45 है तो ये एकांतर कोण भी 45 का होता है, अब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो ये भी 45 का हो जाएगा। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, यानी कि पूरी ऊंचाई 40 मीटर है, तो सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई हम मान लेंगे h। जब भवन की ऊंचाई जब इतनी h हो जाएगी तो ये बची हुई ऊंचाई कितनी होगी, पूरी जब 40 है तो 40 में से जब हम इसको घटा देंगे तो ये कितनी बचेगी, 40 में से हम h को घटा देंगे तो ये हमारी आ जाएगी किसकी ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, ठीक है। और नीचे भवन से मीनार की दूरी मान लेंगे x, तो ये भी x हो जाएगी। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, माना भवन की ऊंचाई बराबर h और भवन से मीनार की दूरी बराबर x। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये वाला 45 वाला एंगल ले लीजिए, tan 45 बराबर बस ये हमारा लंब हो जाएगा h और आधार x। tan 45 का मान 1 होता है, 1, तो x बराबर हो जाएगा h, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए tan 60 का मान लगाइए, लंब है 40 माइनस h, आधार का मान है x, tan 60 का मान होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा √3 इंटू x बराबर 40 माइनस h। √3 को उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाए 40 माइनस h बटे √3, ये हमारा हो जाएगा हमारा समीकरण 2। और समीकरण 1 बराबर 2 करने पर, क्योंकि x बराबर x के बराबर h है तो या फिर लिख देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, जब x बराबर h दिया गया है तो समीकरण 1 से भी लिख सकते हैं, बराबर क्यों करेंगे, एक ही बात है। समीकरण 1 से तो x की जगह लिख सकते हैं h 40 माइनस h बटे √3 को इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाए h बटे √3, 40 माइनस h वाले को एक तरफ लाएंगे, h √3 इधर हो जाएगा प्लस का h बराबर 40, h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा √3 प्लस 1 बराबर 40। इधर देखिए h के इधर √3 प्लस h के गुणा में है, ठीक है, तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो h बराबर 40 अपॉन
√3 + 1। अब इसमें गुणा करा देंगे, ये यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का गुणा करा देंगे ऊपर नीचे दोनों में। किसका? √3 - 1 और √3 - 1। ऊपर हो जाएगा 40 ब्रैकेट में √3 - 1 और नीचे हो जाएगा √3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये एक्सपेंडेड रूप है तो इसको लिख सकें √3 को लिख देंगे 3 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 ही होता है, इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 2, 40/2 बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा √3 - 1, यहाँ पे बचेगा, इससे इसको काटेंगे तो बचेगा 20 √3। क्या कर रहे हैं भाई? इससे इसको काटेंगे तो बचेगा 20, तो h बराबर हो जाएगा 20 √3 - 1। अब देखो यही तो सिद्ध करना था, 20 √3 - 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25। एक ठोस एक शंकु के आकार का है। कोई ठोस है, वो कैसा है? शंकु के आकार का है, जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर आरोपित है। मतलब कोई अर्धगोला है, उसके नीचे लगा हुआ है, जितनी त्रिज्या शंकु की है उतनी ही त्रिज्या गोले की, यानी कि r बराबर r। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या में अनुपात ज्ञात करना है। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में तो हमें क्या ज्ञात करना है? r/h का अनुपात ज्ञात करना है, कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, और ये शंकु की तिरछी ऊंचाई l होती है, तो ठीक है। यहाँ पे देखिए, और कह रहा है यदि वक्र अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2πr स्क्वायर और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। तो यहाँ पाई से पाई कट जाएगी, एक r से एक r कट जाएगी, तो यहाँ बचेगा 2r बराबर l। तो l बराबर क्या होता है? 2r बराबर l बराबर होता है √r² प्लस h²। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा 4r², इधर से वर्गमूल हट जाएगा, r² प्लस h²। इस वाली r को इस तरफ लाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 3r² h²। r² बराबर h²।
अब इस वाली एच स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, और ये 3 गुणा में उस तरफ जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे 1/3। अब इसको लिख सकते हैं आर बटे एच का होल वर्ग बराबर 1/3। तो ये इधर स्क्वायर में उधर जाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा, तो आर बटे एच बराबर 1/√3। तो आर अनुपात एच हो जाएगा 1/√3। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 21 सेंटीमीटर, ये 25 का अथवा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का, मतलब कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। कोई चाप है जो वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाता है 60 डिग्री का। तो थीटा बराबर कितना है 60, आर बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर। तो बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान लगाएंगे 22/7 गुणा आर का मान दिया गया है 21, तो 21 गुणा 21, थीटा का मान दिया गया है 60/360। 0 से 0 कट जाएगा और 6 एकम 6 और 6 36, ये कट जाएगा। 7 से ये कट जाएगा, 7 3 21, और 3 7 21 और 3 दूनी 6, 2 से ये कट जाएगा 11, तो ऊपर बचेगा 11 गुणा 21। तो 11 का 21 में जब गुणा करेंगे तो 11 एकम 11 का 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा उत्तर। आज के वीडियो में इतना ही। तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाइएगा। यदि किसी प्रश्न में कोई गलती हो गई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।